अच्छा, ये जो ईयर है हमारा नवंबर 2020 है, 21. First question is the graph shows the first ionization energies of some of the elements in group 2. Write an equation for the first ionization energy of magnesium. तो first ionization energy क्या होती है? It is the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous positive ion. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की होगी. अच्छा, स्टेट सिंबल जरूर लिखना है, गैशियस एटम से गैशियस आयन बना, ठीक है. स्टेट सिंबल मैग्नीशियम की स्टैंडर्ड स्टेट मत लिख देना, सॉरी. तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ अ गैशियस एटम्स. यहाँ पे भी गैशियस एटम होना चाहिए और ये गैशियस आयन बनना चाहिए. एक्सप्लेन द ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज डाउन द ग्रुप. तो हमारी बात हुई थी आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पढ़ते वक्त कि डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज जो होती है वो डिक्रीज होती है. उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बिकम फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है. ऑल्दो न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा होता है, बट शील्डिंग इफेक्ट इज मोर सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द न्यूक्लियर पुल, जिसकी वजह से ओवरऑल रिलेटिव न्यूक्लियर पुल इसको हम कह सकते हैं डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डाउन द ग्रुप फर्स्ट ionization energies decreases although nuclear या atomic number increases, but distance of outer shell electrons from nucleus increases and shielding effect also increases. Due to increase in number of shells. So relative nuclear attraction या pull, attraction की जगह pull भी लिख सकते हो, decreases. अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ बेरिलियम इज 1757 किलोजूल पर मोल. एक्सप्लेन व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम. तो हमेशा देखो आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की बात कर रहा है. तो किसी भी एटम की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो वो उसकी पुरानी वाली आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, क्योंकि आयनाइजेशन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होती है. ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, नाउ यू आर लेफ्ट विद फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियर पुल जो है वो, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास बढ़ जाती है. उसका रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है ना, इलेक्ट्रॉन्स अब कम हो गए हैं. जैसे बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर 2 होता है, सॉरी 2 कह रहा हूँ, बेरिलियम होता है 4. तो उसके पास 4 प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को 4 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट करते हैं उसको. ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? सेकेंड आयनाइजेशन energy is greater because when electron is removed, nuclear attraction
increases, ठीक है, as now same number of protons attracting fewer electrons. ठीक है, दूसरी बात, डिस्टेंस ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब आप बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि रिपल्जन जो है वो कम हो जाती है। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन कैन all react with oxygen to form oxides. Phosphorus react with an excess of oxygen to form phosphorus 5 oxide. ठीक है, ये इक्वेशन हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखी है आज पीरियड 3 में। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद ऑक्सीजन। तो फॉस्फोरस का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो P4 होता है, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके ऑक्साइड P4O10 बनाते हैं। इसको अब बस आपने ना बैलेंस करना है इक्वेशन को, दैट्स इट। स्टेट सिंबल्स नहीं लिखने, क्योंकि एक मार्क की इक्वेशन है, बोला नहीं है। स्टेट सिंबल्स जब वो मांगता है तो वो लिखता है कि स्टेट सिंबल लिखो, और फिर वो इक्वेशन आपकी 2 मार्क्स की होती है, ठीक है। इसी तरह अगर स्टेट सिंबल अगर आपसे पूछे जाए तो फॉस्फोरस सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, P4O10 जब रूम टेम्परेचर पे बनेगा तो वो भी सॉलिड होगा। डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड विद वाटर। तो जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है कि फास्ट रिएक्शन होता है। जो फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड है इट विल डिसअपियर, जो व्हाइट सॉलिड होगा वो डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि वो रिएक्ट हो गया, और सोल्यूशन जो बनेगा वो एसिडिक बनेगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस होती है। ये आज हमने सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवाइज किया है, ठीक है। और HCl बनता है साथ में, जिसके स्टीमी फ्यूम्स बन रहे होते हैं। P4O10 dissolves in water। डिस्क्राइब करना है ना रिएक्शन को, तो इसमें से कोई भी 2 बातें लिख दो जो सारी बताई हैं। डिसॉल्व इन वाटर, रिएक्शन is vigorous and solution formed is acidic। स्टेट द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड फॉस्फोरस ऑक्साइड। तो बॉन्डिंग कौन सी है, कोवेलेंट है, और स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंपल मॉलिक्यूलर। कोवेलेंट बॉन्डिंग with simple molecular structure। तो कह रहे थे टू मोस्ट कॉमन ऑक्साइड्स ऑफ sulfur are sulfur dioxide and sulfur trioxide। When sulfur dioxide dissolves in water, a small proportion of it reacts with water to form a weak Bronsted-Lowry acid। Explain the meaning of the term weak Bronsted-Lowry acid। तो weak Bronsted-Lowry acid क्या होता है? Acid क्या है? It gives H positive ion in aqueous solution, but it ionizes partially, ठीक है। तो Bronsted-Lowry acid भी डिफाइन करना है, वो वीक वाला भी डिफाइन करना है। तो weak Bronsted-Lowry acid is an acid that donates proton but dissociates या ionizes partially in aqueous solution। Write the equation for the reaction of sulfur dioxide with water। तो सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। ये सल्फर डाइऑक्साइड की इक्वेशन है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की इक्वेशन क्या थी कि वो H2SO4 बनाता है। अभी उसने सल्फर डाइऑक्साइड की पहुंची, ठीक है।
बस मेक श्योर इक्वेशन को बैलेंस जरूर कर देना जितनी भी बना रहे हो। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो नीड नहीं है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड is then oxidized in air to form nitrogen dioxide. State the role of nitrogen dioxide in the two stage process. तो हमने देखा क्या कि कैटालिटिक बिहेवियर में हमने पढ़ा था ना कैटालिटिक एक्शन ऑफ नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स, तो इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। देखिए ये सारी चीजें आज हमने ना रिवीजन में देखी, कोई नई चीज नहीं है इसमें। चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम कोल फायर्ड पावर स्टेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मिक्सिंग द कोल विद पाउडर्ड लाइमस्टोन। ठीक है, ये एसिडिक गैस है जाहिर है, अब इसको लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन 1 में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो गया टू प्रोड्यूस कैल्शियम सल्फेट। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन रिएक्शन 1। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है ना, तो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट। ये कह रहा है यूज द डाटा टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 2। अच्छा, इसमें जो हमें डाटा दिया हुआ है, ये एक तो इक्वेशन ये है, और जो डाटा दिया हुआ है वो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन का दिया हुआ है। आप हैसेस साइकिल भी बना सकते हो डायरेक्ट, आप फॉर्मूला आपको क्या बताए लेकिन वो बड़े ध्यान से लगाना, गलती नहीं करना उसमें। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन जो भी साइंस के साथ वैल्यूज दी हुई है वो लिखना। प्रोडक्ट में आपके पास कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट का एंथैल्पी दिया हुआ है -1434, और रिएक्टेंट का जो एंथैल्पी है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है -635, और -2 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -297। ये अगर आपने हैसेस लॉ लगाना है तो नीचे आपको स्टैंडर्ड स्टेट लिखनी पड़ेगी, सल्फर सॉलिड, एसिड सॉलिड, ऑक्सीजन O2 गैस। ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस हुई भी ऑलरेडी। कैल्शियम सल्फेट का दिया हुआ है -1434, सल्फर डाइऑक्साइड का दिया हुआ है -297, और कैल्शियम ऑक्साइड दी हुई है -635। सबके 1 मोल है। अगर आप हैसेस लॉ वाली साइकिल लगाओगे तो ये बन जाएगा 635 प्लस सही है, एलिमेंट लिखना 297 जरूरी है? माइनस, नहीं लिखने जरूरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट ये जो मैंने काम राइट पे किया ना, आप डायरेक्ट ये भी लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स देगा। तो सही है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि अगर ये शॉर्टकट लगा रहे हो तो बड़े ध्यान से लगाना, क्योंकि जब आप एंथैल्पी चेंज कंबशन डाटा यूज करके निकालते हो तो फिर वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं होता, वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। और जब बॉन्ड एंथैल्पी डाटा यूज करते हो तो भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसमें फिर हम बॉन्ड एंथैल्पी का कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं रखते, विदाउट साइन लेते हैं ये वैल्यू। लेकिन जब आप फॉर्मेशन और कंबशन का डाटा यूज करोगे तो जो भी एंथैल्पी चेंजेस साइन के साथ दी हुई है वो साइन के साथ लिखोगे। सही। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है इसका? -562। -562। सर आपने -502 इसमें साइन क्यों नहीं रखे सर? शॉर्टकट में क्योंकि हमने इसको अरेंज ऐसे नहीं, किया हुआ है कि वो सर। साइन वो खुद ही कैटर कर लेगा। सर शॉर्टकट में नहीं, जो आपने हैश साइकिल बनाया उसमें साइंस के साथ रखेंगे ना? साइंस ये तो है -635 -297 -1434। तो अब जो मेरा एरो जो है, मेरा रूट वाला जो एरो है वो रिएक्टेंट साइड पे नीचे जा रहा है ना, और वो जो फॉर्मेशन वाले एरोज हैं वो उसको अपोज कर रहे हैं, तो उसके साइन मैंने ना पलट देते हैं ना उसके साइन, तो वो रखे थे वो हमने क्या कर दिए, उल्टे कर दिए, क्योंकि वो अपोज कर रहे हैं हमारी डायरेक्शन को। और -1434 वाला जो है वो उसका एरो जो है वो हमारे एरो के साथ ही जा रहा है, तो उसका साइन नेगेटिव था, नेगेटिव ही है। देखो हम तो सबको ऐड कर रहे हैं ना, -635 हमारे रूट के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको हमने ना साइन अपोज कर देना है, उल्टा कर देना है, माइनस के बजाय प्लस रखेंगे। इसी तरह +297 जो है वो भी अपोज कर रहा है, तो उसका साइन भी अपोजिट कर दिया। लेकिन 1434 वाला जो है एरो साथ ही है हमारे एरो के, सही सेम डायरेक्शन में, तो उसका साइन हमने नेगेटिव ही रखा है। सही।
अच्छा जी, नेक्स्ट है क्लोरीन फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स, डॉट एंड कॉस डायग्राम फॉर Cl2O। अच्छा, अब ये जो है ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा, 1 मार्क की ज्यादा मार्क की होती भी नहीं है ये। 2 क्लोरीन है और 1 ऑक्सीजन है। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है और 1 क्लोरीन एटम 1 बॉन्ड बनाता है, तो यही पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक क्लोरीन लगा दोगे। अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आप डॉट से दिखा रहे हो तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अच्छा ऑक्सीजन के क्रॉस से दिखा दिए मैंने, तो क्लोरीन के डॉट से दिखा देना। क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन के लोन पेयर भी होंगे। तो फिर कह रहा है ClO2 can be prepared by reacting NaClO2 with chlorine. Write the oxidation state of chlorine in each species in the boxes. क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में जब है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑब्वियसली 0 होगी ना, यहाँ पे जैसे 0। ClO2 में देखो मोल्स को नहीं हम लोग लेते, 2 मोल्स का कोई लेना देना नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से। इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको मैंने x ले लिया, ऑक्सीजन की फिक्स होती है -2, ओवरऑल इज 0, तो x - 4 = 0, तो ये आ रही है x + 4। इसी तरह NaCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, निकालना चाहो अब निकालोगे क्या, इसको सोडियम +1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, मोल्स का कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए। हसन दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। सही, आप किस तरीके से निकाला ऑक्सीडेशन नंबर? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हम ऐसे निकालते हैं, हम रिडॉक्स में पढ़ते हैं ना, जैसे ये NaClO2 है, तो इसमें अगर मुझे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसको मैं x ले लूंगा। अच्छा, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 के मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 3 का +3। बाकी सबकी चेंज हो सकती है, ग्रुप 14 15 16 17 के एलिमेंट्स की और ट्रांजिशन मेटल्स की। अच्छा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है -2 और हाइड्रोजन की फिक्स होती है +1, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड है। तो क्लोरीन यहाँ पे x है और क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, एक ही एटम है इस फॉर्मूला में, तो मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ओवरऑल 0। फिर जब निकालोगे तो 1 + x - 6 = 0, ये आ रहा होगा। अच्छा, ऑक्सीजन सॉरी 3 नहीं है, 2 लिए हुए हैं इसमें ना, तो मैंने गलती से, दिस इज 2, ये आ जाएगा -4 और x आ जाएगा +3। ठीक है, ये जो उसने ऑलरेडी निकाल के दी है, तो इस तरह से निकालते हैं, रिडॉक्स में पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। सही है, आगे बढ़े। जी सर। नेक्स्ट कह रहा है Cl2O6 is produced by the reaction of ClO2 with O3। इक्वेशन दी हुई है, एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है। The reaction takes place at 500 Kelvin 100 kilopascal। State and explain the effect on the yield। रिवर्सिबल रिएक्शन है, लीच-एटलियस प्रिंसिपल लगेगा इसमें, कि वो कह रहा है yield मतलब प्रोडक्ट Cl2O6 when the experiment is carried out at 1000 Kelvin and 100 kilopascal। प्रेशर तो वही है लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया। अच्छा, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, increasing the temperature shift the equilibrium toward left hand side। याद है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन रिवर्सिबल है और आपने ये देखना होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है या एक्सो है, इन रिवर्सिबल रिएक्शन आप एंथैल्पी चेंज जो दिया हुआ होता है ना इक्वेशन के साथ, वो बाय डिफॉल्ट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दिया हुआ होता है। अब अगर वो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, इट मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, और अगर तो वो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो इट मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और अगर डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाता है वो। राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब मोर प्रोडक्ट यानी मोर यील्ड, लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का मतलब लेस प्रोडक्ट मतलब लेस यील्ड। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। जैसे एंडो होता है उसका वैसे ही अपोजिट होता है एक्सो में, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 1000 किलो पैस्कल किया, टेम्परेचर 500 केल्विन से, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, देखो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव दिया हुआ है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यील्ड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यील्ड विल डिक्रीज एज पोजीशन of equilibrium shifts towards
left hand side as forward reaction is exothermic. अच्छा, दूसरे इसमें कह रहा है कि टेम्परेचर तो 500 केल्विन ही है, प्रेशर बढ़ा दिया। अब प्रेशर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे जो फर्क पड़ता है वो हम कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में भी दोनों गैसेस हैं, प्रोडक्ट में भी दोनों गैसेस ही हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे जो मोल्स ऑफ गैसेस हैं वो 2 + 2 4 मोल है, और प्रोडक्ट साइड पे जो मोल्स ऑफ गैसेस हैं वो 1 मोल ऑफ Cl2O6 गैस है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल। तो रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यील्ड increases as increasing pressure shifts equilibrium towards right hand side as number of moles of gas on right hand side are less या lesser या fewer। ठीक है भाई, आगे कह रहे हैं एलिमेंट E is in period 5, okay, E is a period 5 element. E reacts with oxygen to form an insoluble white oxide that has a melting point of 1910 डिग्री सेल्सियस। तो या तो ये आयनिक कंपाउंड है या ये जाइंट कोवेलेंट है, क्योंकि भाई इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट तो इन्हीं दो का हो सकता है ना, मेटल का हो सकता है। मेटल तो ये है नहीं, क्योंकि वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ। मेटल तो एलिमेंटल फॉर्म में होता है ना, अब वो रिएक्ट करके उसने कोई कंपाउंड बना लिया ना, तो या तो मेटल ने रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बनाया या नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जाइंट कोवेलेंट बनाया, जैसा लाइक सिलिका। द ऑक्साइड ऑफ ई कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन लिक्विड, लिक्विड मतलब मोल्टेन स्टेट, राइट। तो अगर तो ये आयनिक कंपाउंड है तो वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, अगर तो ये जाइंट कोवेलेंट है तो भी नहीं करेगा। इट मींस के ये मोल्टेन स्टेट में जाइंट कोवेलेंट मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके जाइंट कोवेलेंट में आयंस तो होते ही नहीं है ना। हाँ, आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, सॉलिड स्टेट में दे आर फिक्स्ड, बट इन मोल्टेन या लिक्विड स्टेट दे आर फ्री टू मूव। तो इससे मुझे इस बात से पता चला कि लिक्विड स्टेट में अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो दैट शुड बी एन आयनिक कंपाउंड, और ई जो होगा वो फिर कोई मेटल होगा, मतलब ग्रुप 1 से 13 के बीच में कोई होगा। E also reacts readily with chlorine to form a white solid that reacts exothermically with water. The resulting solution reacts with aqueous silver nitrate to form a white PPT. सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट याद आया, हैलाइड्स के साथ होता है ना, सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं व्हाइट पीपीटी। That dissolved in dilute ammonia, और आगे ये टेस्ट भी करा रहा है, क्योंकि पूछ रहा था ना कि अमोनिया क्यों यूज कर रहे हैं, कंफर्म करने के लिए कि वाकई में हैलाइड आयन है या नहीं है। ठीक है, तो और कंफर्म हो रहा है कि क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो बनता है वो अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड डाइल्यूट अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन कंसंट्रेटेड में हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड तो होता ही नहीं है ना डाइल्यूट में ना कंसंट्रेटेड में। व्हाइट पीपीटी सजेस्ट कर रहा है कि क्लोराइड आयन बना है, तो क्लोरीन तो थी, मतलब ये रिएक्ट हुआ है। अच्छा, ई जो मेटल है वो क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो वो अगर ग्रुप पीरियड 5 के अगर एलिमेंट्स देखो तो आपको मेटल्स भी दिखेंगे। देख लें कौन सा है ये। पीरियड 5 हमारे पास 1 2 3 4 5 ये वाले मेटल। ठीक है, अच्छा
फिर और क्या कह रहा है, बस इतना ही कहा हुआ है। कह रहा है सजेस्ट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग शोन बाय द ऑक्साइड ऑफ ई। तो अभी हमने क्या बात की कि आयनिक बॉन्डिंग है, तो कह रहा है एक्सप्लेन भी करना है आंसर, बिकॉज मैंने कहाँ से पकड़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लिक्विड स्टेट में ओनली। अगर वो जाइंट कोवलेंट होता तो इट मींस कि ना तो वो लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करेगा, यानी कि ना मोल्टिन में करेगा ना सॉलिड में करेगा। लेकिन अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो सॉलिड में नहीं करेगा लेकिन मोल्टिन में जरूर करेगा, क्योंकि आयंस आर विल बी फ्री टू मूव एज इट इज conducting electricity in molten state as ions become free to move. Suggest the type of bonding shown by the chloride of E. Explain your answer. अच्छा, क्लोराइड ऑफ ई में जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी? अब देखो, अब ना अभी तक मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि ई जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, मैं अभी तक इसको मेटल इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड बना रहा था, तो मुझे पता है ऑक्सीजन के साथ जो है वो आयनिक बॉन्ड जो है कोई मेटल ही बना सकते हैं। लेकिन साथ में उसने ये भी बोला है कि ई की जो है ना वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म अ व्हाइट सॉलिड दैट रिएक्ट्स एक्सोथर्मिकली विद वाटर, मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। साथ में रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिएक्ट विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, मतलब क्लोराइड आयन जो है वो अलग भी हो रहे हैं, रिएक्ट भी हो रहे हैं। अच्छा, अभी जो क्लोराइड बनते हैं हमारे पास, जैसे अभी हमने पीरियड 3 के, हमने तो पीरियड 3 के क्लोराइड्स पढ़े हैं ना, जैसे कि सोडियम क्लोराइड पढ़ा था, मैग्नीशियम क्लोराइड पढ़ा था, फिर हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड पढ़ा था। तो फ्रॉम मैग्नीशियम क्लोराइड ऑनवर्ड्स हमने देखा था कि एसिडिक सोल्यूशन बनना शुरू हो गए। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो पीएच होता है वो 6.5 पढ़ा है हमने। एल्यूमिनियम क्लोराइड को हमने देखा था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड हम Al2Cl6 जो होता है उसको जब पानी में डालते हैं तो एसिडिक सोल्यूशन बनता है, उसकी इक्वेशन भी याद करनी है, वो जो कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे थे। उसके बाद सिलिकॉन क्लोराइड है। तो मुझे लग रहा है कि ग्रुप 1 से 13 के बीच में कोई मेटल हो सकता है जो कि पानी में डालेंगे तो वो एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। और अपना क्या कहते हैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग, अब मसला ये है कि इसमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग हम क्या बताएं, आयनिक होगी या कोवेलेंट होगी? कि सोडियम से मैग्नीशियम ग्रुप 1 से 2 तक तो आयनिक बॉन्ड बना रहा था, लेकिन उसके ऑनवर्ड अगर हम ग्रुप 13 ऑनवर्ड बात करें तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और बेसिकली जब हम सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, आयनाइज होता है। लेकिन जब हम किसी कोवेलेंट क्लोराइड को पानी में डाल रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस हो रही थी, और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से एसिडिक सोल्यूशन बन रहा था। वो जो एसिडिक सोल्यूशन बन रहा था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तुम लोगों ने बाद में रिवाइज करते वक्त हैंडआउट पढ़ा है नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। अब क्या पढ़ोगे, अब मैं दिखा देता हूँ, चलो फिर भी। ये था हमारा प्योरिसिटी। इनकी बात चल रही है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, आयनाइज हो जाना है। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि हमारे पास जो है H पॉजिटिव आयन बना था। इसकी हमने ओवरऑल इक्वेशन भी लिखी थी। अगर हम एल्यूमिनियम Al2Cl6 पूरा लेते हैं तो वो इक्वेशन भी मैंने लिखवाई थी, और मैंने कहा था कि वो याद हो सकती है तो वो वाली याद कर लो, नहीं तो ये वाली लिख देना। सही है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा, तो अब ये Al2Cl6 की मैग्नीशियम क्लोराइड से ही एसिडिक सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन हमारे पास ये एसिडिक सोल्यूशन वो बहुत स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन ये जो एसिडिक सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये जो क्लोराइड बनी है इसमें जो बॉन्डिंग है वो जैसे ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम होता है तो उसी के ग्रुप 13 के नीचे वाले कोई एलिमेंट होगा पीरियड 5 में। तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों होगी, क्योंकि वाटर हाइड्रोलाइज हो रहा है तभी तो एसिडिक सोल्यूशन बन रहा है ना। एस acidic solution shows that water hydrolyzed। तो मेटल क्लोराइड्स जो आयनिक होती हैं वो वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं करती। फ्रॉम एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑनवर्ड्स Al2Cl6 क्योंकि वो कोवेलेंट होती है इसलिए कोवेलेंट क्लोराइड जो होती है वो वाटर को हाइड्रोलाइज करती है और एसिडिक सोल्यूशन बनाती है। तो ये बात अब याद रह गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इस तरह के क्वेश्चन फंस भी जाते हैं अक्सर। सर ये हमने यहाँ पे एंड में समराइज किया हुआ था। तो कोवेलेंट क्लोराइड्स होती हैं देखो वो सारी एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगी और इनके स्ट्रक्चर क्या हो गए, सिंपल मॉलिक्यूलर। जी बोलो। सर वो क्वेश्चन दिखाइएगा जरा एक मिनट। सर क्वेश्चन की जो थर्ड लाइन लिखी हुई है पैराग्राफ की, सर ऊपर करिएगा। सर इसमें जो लिखा हुआ है ई ऑल्सो रिएक्ट readily with Cl2 gas to form a white solid that react exothermically with water। सर एक्सोथर्मिकली विद वाटर से क्या मुराद है कि मतलब इसमें हम कौन सा रिएक्शन हो रहा है, मतलब सिर्फ क्लोराइड डिसॉल्व करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है? देखो हमने स्पेसिफिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड तो ये बात पढ़ी नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे कह रहा है तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हमारे पास। हाइड्रोलिसिस हमेशा एक्सोथर्मिक ही होता है, लेकिन बहरहाल हमने याद प्री डिटरमिन्ड हमें नहीं होनी चाहिए ये बात। हमने एसिडिक सोल्यूशन से रियलाइज करना है कि दैट शुड बी अ कोवेलेंट क्लोराइड। हमें मतलब ये इस इंफॉर्मेशन का तो काम नहीं था ना इसमें क्वेश्चन में। अब आगे आए क्या पता कोई काम, यहाँ तक तो नहीं। चलें आगे। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या ये? अच्छा खत्म हो गया, नहीं यहाँ तक तो कोई काम नहीं आया। अच्छा फिर कह रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड विद लिथियम हाइड्राइड। अच्छा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6। Al2Cl6 का मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना, आज भी कहा था कि ये अक्सर आ रहा होता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली ये इस तरह से बनाओ और दूसरा लाइक दिस, और ये डेटिव बॉन्ड, दो बॉन्ड बना रहे हैं। डॉट एंड क्रॉस तो नहीं बोला ना, हाँ सिर्फ स्ट्रक्चर का है तो डॉट एंड क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं। मैंने एक और तरीका बताया था कि आप इस तरह से भी बना सकते हो अगर आपको मुश्किल हो रही है उस तरह से याद करने में। एक रेक्टेंगल बनाओ ऐसे, एल्यूमिनियम तो डायगोनल पे लगाओ और लाइक दिस। तो एक डेटिव बॉन्ड ऊपर से क्लोरीन से एल्यूमिनियम की तरफ डेटिव बॉन्ड बनाना है, तो एरो जो है वो क्लोरीन से एल्यूमिनियम की तरफ होना चाहिए। सही है। फिर कह रहा है एट 1000 डिग्री सेल्सियस द एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज AlCl3 स्टेट द बॉन्ड एंगल इन AlCl3। अब AlCl3 में बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, मतलब कोवेलेंट है ना, तो एल्यूमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके साथ अगर 3 क्लोरीन तुम लगाओगे तो जो हमारा 3 बॉन्डेड रीजन और 0 लोन पेयर बनेगा जो कि ट्रिगनल प्लेनर शेप होता है। और ट्रिगनल प्लेनर शेप का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, वही जो हमने 20 21 20 21 22 30 31 40 50 60 याद किया हुआ है ना, वही वाला है। लिथियम हाइड्राइड contains the ion lithium ion and hydride ion। State the electronic configuration of these two ion। लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 होता है, तो अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया +1 है तो 2 हो गया उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगी। हाइड्रोजन के पास 1s1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है उसने, तो वो 1s2 हो जाएगा। फिर कह रहा है LiLH4 ये तुमने रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है, ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है।
वो कह रहा है LiAl, मतलब लिथियम और एल्यूमिनियम शोज मेटालिक बॉन्डिंग, डिस्क्राइब मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग की मैंने कहा था कि पूरी डेफिनेशन याद रखो, 1 मार्क के लिए पूछे, 2 मार्क के लिए पूछे, पूरी लिख देना। ठीक है, मेटल पॉजिटिव आयन surrounded by sea of delocalized electrons and are arranged in the form of regular layers। लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। एक दो बस फिर से बोल दे। मेटल पॉजिटिव आयन्स are regularly arranged in layers surrounded by sea of delocalized electrons। तुम बना भी सकते हो मेटालिक बॉन्डिंग, लेकिन मैं बनाने 1 मार्क के लिए कोई जरूरत नहीं है बनाने की, लिख दो काफी है। ठीक है, बाकी बनाना आपको आती है, मेटालिक बॉन्डिंग लेबल करना भी आती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है LiLH4 cannot be used in aqueous solution because it reacts with water to produce lithium hydroxide and hydrogen gas and a white precipitate which is soluble in excess sodium hydroxide। अच्छा जी, white precipitate which is soluble in excess sodium hydroxide। तो अब आपने लिथियम LiAlH4 को डाला है, तो एक प्रोडक्ट तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट रिएक्ट्स विद वाटर, तो दूसरा प्रोडक्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा होगा जब लिथियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। क्योंकि ये आपके पास लिथियम और एल्यूमिनियम ना इन द फॉर्म ऑफ मेटल है, ये हाइड्रोजन जो है इनके साथ बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन वो इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी को खत्म नहीं करा। कैसे पता? ऊपर से आइडिया मिला, क्योंकि उसमें उसने मुझे बोला है कि जो LiAlH4 है उसमें LiAl जो है, जो अलग से निकल रहा है तुम्हारे पास, वो मेटालिक बॉन्डिंग है उसमें। दैट्स हाउ आई एम गेटिंग एन आइडिया कि ये दोनों, इसको एलॉय कह सकते हो, दोनों मेटल्स ही हैं। तो व्हाइट पीपीटी किसका बन सकता है? लिथियम मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होती हैं, जैसे हमने बात की थी कि ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होती हैं, ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल होती है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है मेटल ऑक्साइड्स का भी, मेटल हाइड्रोक्साइड्स का भी। लेकिन जो ग्रुप 3 की एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है वो इनसॉल्युबल होती है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्युबल होगी। तो व्हाइट पीपीटी किसका बन रहा होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, AlOH3। अब ये इस तरह के मार्क्स देखो लूज हो सकते हैं, और ये होते भी हैं। जब भी कहीं इसका थ्रेशोल्ड पता नहीं कौन कितना बता रहे थे उस्मान तुम, इसका थ्रेशोल्ड सर 31 पे ये था। 31 पे था। मतलब 29 मार्क्स इसमें लूज हुए हैं, तो उस बच्चे का ये बना। तो अब इस तरह के मार्क्स तो लूज होते हैं। देखो इसको यहाँ पे आखिरी एंड मोमेंट पे घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये हमें तो पता ही नहीं है, हम तो गैस ही नहीं कर पा रहे। दिमाग खोल के पेपर करना सुकून से, टेंशन नहीं लेना। क्योंकि देखो जिस बच्चों का ए आया है वो कब आया? जिन्होंने 31 स्कोर किया है 60 में से। फिर कह रहा है 2 स्टूडेंट ट्राइड टू प्रिपेयर 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इन द लेबोरेटरी, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसका हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन से 1 2 3 4। दिस इज 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। कह रहा है बोथ स्टूडेंट ऑक्सीडाइजेस ब्यूटेन 1,2 डायोल टू फॉर्म पी। पी क्या था? अच्छा पी बताया हुआ नहीं। ऑक्सीडाइजेस ब्यूटेन 1,2 डायोल। अब ब्यूटेन 1,2 डायोल आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, उसको कह रहा है कि ऑक्सीडाइज किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया होगा। तो क्या हो गया? ये जो इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो फर्स्ट वाले कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है वो बन रहा है आपका प्राइमरी अल्कोहल, है ना। और जो सेकंड वाले कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, देखो उस कार्बन के साथ 2 अल्काइल हैं, तो ये बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बना लेगा कीटोन जो उसने बनाया हुआ है, और प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि उसने बनाया हुआ है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में उसने रिड्यूसिंग एजेंट डाला है, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा दोबारा। और अगर इसमें दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है NaBH4 तो वो भी यही काम करेगा। ठीक है, अपेरेंटली रिएक्शन को रिवर्स हो जाना चाहिए, जो जहां से बना है वापस वहां चले जाना चाहिए। अभी देखते हैं आगे करवाना क्या चाह रहा है।
कह रहा है स्टेट द रीजन एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन 1। रिएक्शन 1 कहाँ लेबल किया? अच्छा रिएक्शन 1 ये है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज किया है ना, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। यूजुअली हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। तो हीट करेंगे, हीट। अच्छा अब इसमें रिफ्लक्स लिखना है या नहीं लिखना? देखो इसमें लिख दो रिफ्लक्स। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है कि भाई रिफ्लक्स लिखना है या नहीं लिखना है, सिर्फ हीट लिखनी है, मैं कहूंगा लिख दो। क्योंकि देखो अगर आप इस तरह से देख रहे हो कि भाई अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन कार्बोक्सिलिक जो हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है ना पहला वाला, इसमें बेसिकली अगर आप रिफ्लेक्स नहीं करोगे तो इसमें मैं ना उसकी वजह से नहीं देख रहा कि बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, मैं इस वजह से देख रहा हूँ कि अगर मैं रिफ्लेक्स नहीं करूंगा तो ये फिर प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड पे जाके रुकता है, ठीक है, और एल्डिहाइड उड़ जाता है उसमें से। तो ये कार्बोक्सिलिक पे जाके रुका है, तो इट मींस मैंने हीट अंडर रिफ्लेक्स किया है, तभी तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ है, वरना तो एल्डिहाइड बनता और वो वेपराइज हो जाता, एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाता। तो इट मींस के हीट अंडर रिफ्लेक्स तो है। यहाँ पे तो रिफ्लेक्स अगर तुमने नहीं लिखा तो तुम्हारा मार्क काटेगा सीधा सीधा, हीट का मार्क नहीं देगा तुम्हें। और साथ में रीजेंट क्या यूज किया है तुमने? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम KMnO4 को अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो वो रप्चर होने का खतरा होता है, तो हम यूजुअली जो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग कामों के लिए तुम अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज कराते हो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ही यूज करा करो, अनलेस वो खुद से ना कुछ लिख के देते कि KMnO4 या फेलिंग्स या टॉलेंस यूज किया। हीट अंडर रिफ्लक्स विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, इसका पूरा नाम होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। अगर आप नाम ना लिखना चाहो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो K2Cr2O7, लेकिन एसिडिफाइड जरूर लिख देना इसके साथ। फिर कह रहे हैं ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट सक्सेसफुली प्रिपेयर्ड 2 हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, जो ऊपर वाला बना हुआ है ना 2 हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड। देखो इसने बेसिकली कोशिश क्या की है वही तो नहीं बता रहा। कह रहे आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ Q और R is 2 हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शंस 2 एंड 3। तो रिएक्शन 2 में भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हुआ है, रिएक्शन 3 में भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हुआ है। रिएक्शन 2 में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है वो उसने लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट यूज किया हुआ है, और दूसरे वाले में NaBH4 यूज किया हुआ है। हम लोगों ने जो उनके काम पढ़े हैं ना वो सेम ही काम पढ़े हैं कि दोनों के दोनों रिड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने जो है ना ये गड़बड़ ये करती है कि दो डिफरेंट, हमने तो यही काम पढ़ता है कि हमने ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ा है कि जो LiLH4 होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो उसको हम ड्राई ईथर में यूज करते हैं, और NaBH4 को हम एक्वस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। हमने तो मैक्सिमम इतना पढ़ा है इनके बारे में। अब इनमें से कोई एक अगर अब देखो इसमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है ना वो ये बन रहा है, जिसमें क्या कहते हैं तो है वो वापस रिड्यूस हो गया है अल्कोहल में, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं हो रहा है। यही मतलब है ना Q और R में से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि किससे हो रहा है। अच्छा इसने यहाँ पे सर जी सर आर में तो एल्डिहाइड रह जाएगा क्योंकि वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा मेरे ख्याल से। क्या मतलब? तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा आर में, वो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा। आर आर का जो रिएक्शन है क्यों, क्या क्या सोच के ये कह रहे हो? वैसे सोडियम ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट जो है NaBH4 ये वीकर है ना रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो इसको बिल्कुल एल्डिहाइड तक वीकर है, रोक देगा। लेकिन हाउ वुड यू, तो व्हाट अबाउट कीटोन? अब देखो होना क्या है कि कार्बोक्सिलिक तो है ना, वो तो हमें चाहिए, लेकिन जो OH है वो कीटोन में कन्वर्ट हुआ है ना, यही तो फर्क हुआ है। ये जो कीटोन है इसको वापस सेकेंडरी अल्कोहल से आप कीटोन बना दो, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक है उसको कार्बोक्सिलिक ही रहने दो, ठीक है। तो हाँ अब आप ये कह सकते हो कि कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करवाना मुश्किल है क्योंकि आपको 2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा।
क्योंकि कार्बोक्सिलिक से पहले एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड से वापस अल्कोहल पे जाना पड़ेगा। लेकिन OH को जो सेकेंडरी अल्कोहल है उस पे जाने, मतलब कीटोन को रिड्यूस करवाना आसान है। कीटोन को रिड्यूस करवाने के लिए क्या होगा, आपको डायरेक्ट अल्कोहल पे एक ही स्टेप करना है ना आपको, तो आप डायरेक्ट अल्कोहल पे जा सकते हो। इट मींस आप कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट उठाओगे जो वीकर है। जो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि NaBH4 है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो रिड्यूस नहीं करवा पाएगा, लेकिन जो कीटोन है उसको वापस रिड्यूस करवा देगा इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। अब तुम ये भी कह सकते हो कि भाई चलो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करवाया है तो एटलीस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड तक तो ले जाता। एक स्टेप अगर कीटोन वापस जा रहा है अल्कोहल में, तो NaBH4 अगर बेशक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड तक ले जाता, उसको एल्डिहाइड तक भी क्यों नहीं लेके गया वो। तो यहाँ पे जो है ना हमें बस एक फ्लूक करना है, तो कम मानना है। आप समझ आ रहा है कि क्यों इसका थ्रेशोल्ड जो है वो उतना नीचे गया है, क्योंकि ये चीज हमें बोली नहीं है बढ़ाने के लिए, ना कहीं ऐसा कोई रीजन दिया हुआ है उसमें। सर वो पहले वाले का क्यों होगा? कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ऊपर क्यू की जो प्रोडक्ट है वो भी इसी नहीं तरीके क्यू से तो उसमें वो तो मैंने नहीं क्यू क्यू का में क्या क्यू होगा? में क्योंकि हम स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, तो इसमें कीटोन भी जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको एटलीस्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। एल्डिहाइड नहीं तो वापस अल्कोहल बन जाना चाहिए। तो क्यू को जो है मैं यूं भी बना सकता हूँ और एल्डिहाइड पे भी ले जाके रोक सकता हूँ। लेकिन ये आप लोग सही करो, इसके चांसेस काफी कम है। सही है, तो इसमें आप रीजन क्या लिख सकते हो? आप रीजन ये लिख सकते हो कि भाई जो NaBH4 है इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बट कैन reduce ketone to secondary alcohol। सही। सर अगेन दूसरा भी लिखना पड़ेगा कि वो लिथियम वाला जो है वो ज्यादा रिड्यूसिंग अच्छा एजेंट है, तो वो उसको ऑक्सीडाइज तो रिड्यूस करवा या तो के या तो उसके रिस्पेक्ट से आंसर लिख दो या NaBH4 के रिस्पेक्ट से आंसर लिख दो। सही है। बहरहाल क्वेश्चन गिर रहा है यहाँ पे मुश्किल, अजीब सा क्वेश्चन ना, पीछे बैकग्राउंड नहीं है इसका, लेकिन आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन टकराते हैं एएस में। फिर कह रहा है थर्ड स्टूडेंट prepares 2 hydroxybutanoic acid using the propanol as the starting material. In step 1 the student reacts propanol with a mixture of sodium cyanide and hydrogen cyanide। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपने पढ़ा है अभी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। और फिर साथ में इसको स्टेप 2 में HCl और रिफ्लक्स कराया, मतलब हाइड्रोलिसिस कराई है, तो नाइट्राइल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हो गया। Draw the mechanism for the reaction of propanol with the mixture of sodium cyanide and hydrogen cyanide to form S। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बनाना है, आइंस शो करना है जो भी है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट इंक्लूडिंग चार्जेस, पार्शियल चार्जेस एंड लोन पेयर। तो ये अभी अभी हमने बनाया है कि साइनाइड आयन जो होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा इसमें, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा। साइनाइड आयन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को अटैक करेगा, कार्बन जो है वो कहेगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को कहेगा कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले लो, अपना भी वापस ले लो, कि मुझे साइनाइड के साथ बॉन्ड बनाना है। और इंटरमीडिएट इसका क्या बनना है, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक C2H5 जिस फॉर्म में उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया हुआ है, मैंने C2H5 उसने राइट पे लिखा है तो मैंने भी राइट पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आगे जुड़ गया हमारा साइनाइड। अभी जो O नेगेटिव आइन है, तुम्हें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन साइनाइड होता है, उसके कुछ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड के होंगे जिसमें साइनाइड पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव।
ये ऑक्सीजन इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अटैक करेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन साइनाइड के पास छोड़ के आओ, साइनाइड इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मेरे साथ बॉन्ड बना लो। तो फाइनल रिएक्शन जो है हमारा ये वाला। क्लियर है? अब ये आसान चीज इसलिए क्योंकि ये हमने पढ़ी हुई है, याद की हुई है, 4 मार्क्स मिल रहे हैं इसमें से। फिर कह रहा है कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन स्टेप 2 व्हेन S इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद HCl। अब स्टेप 2 में क्या होगा, सब कुछ वैसा ही है, बस ये CN जो है ना वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ये है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमने क्या डालना है, एसिड डालना है। और हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन मैंने तुम लोगों को अभी दिखाई है कि इसमें हमारे पास अमोनियम सॉल्ट बन रहा होता है। याद आई? अब ये नहीं याद होगी बहुत सारे लोगों को कि हमने कहाँ पढ़ी। एल आई थिंक हेलोजन एल्केन्स में डली हुई थी, नहीं। जरा ये ध्यान से देखना, ये इक्वेशन ना हमने लिखी है, इसमें अमोनियम सॉल्ट बनता है। ये इक्वेशन ना याद करके जाना कि नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करते हो फर्दर तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। और साथ में ना CN से जो नाइट्रोजन निकला है वो अमोनियम सॉल्ट बनाता है, क्योंकि आपने एसिड HCl लिया हुआ है तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। आई थिंक इसमें नहीं होगी तो फिर वो आपका कार्बोनाइल या उसके हैंड आउट में थी। पर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के लिए, हाइड्रोलिसिस है क्योंकि पानी भी चाहिए होगा, और एसिड जो हम लेते हैं वो HCl लेते हैं, लिखा हुआ भी है उसमें। ये तो बन गया हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, और साथ में जो है वो अमोनियम सॉल्ट बनता है, अमोनियम क्लोराइड। इस इक्वेशन को तुमने बैलेंस करना है, बस कर लोगे बैलेंस। बैलेंसिंग भी मुश्किल है इसकी। देखो इसमें इस तरह से देखना, CN जो है उसके साथ COOH आ गया, तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इस मॉलिक्यूल से। इस मॉलिक्यूल में बात करें तो एक कार्बन हमारा कार्बन तो उतने ही है, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, और यहाँ पे वाटर के साथ 2 हाइड्रोजन, तो 2 मोल ऑफ HCl आ जाए। नहीं, 2 मोल ऑफ वाटर करना पड़ेगा, क्योंकि Cl जो है वो फिर 1 ही है। अभी हैंड आउट एक बार पढ़ना, उसमें ना ये इक्वेशन मिल जाएगी बनाएगी, नहीं तो फिर ये 1 मार्क और जाने वाला है तुम्हारा। अच्छा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द किसका है स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, एस का है या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का है। अच्छा, एस जो है वो हमारे पास ये चीज है, और 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड बेसिकली क्या होगा, 1 2 3 4, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, अब आपने ये डिसाइड करना है कि ये जो कह रहा है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है कि इट कैन बी ऑफ एस। एस जो है इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड में भी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो ड्रॉड आ रहा है ना जो ऊपर उठ के वापस नीचे जाता है, तो ये अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप की OH की वजह से होता है। कार्बोक्सिलिक के OH की वजह से जो ब्रॉड आता है वो इस तरह से होता है कि वो नीचे जाके फिर एक बार ऊपर उठता है, दोबारा उठ के नीचे नहीं आता। तो दिस शोज के भाई ये अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल तो दोनों में है, तो उससे मैं ये तो कंफर्म नहीं कर सकता कि इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड है। हाँ,
2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड में नाइट्राइल नहीं है, यहाँ पे CN है, तो CN से ही मुझे CN की पीक ढूंढनी पड़ेगी कि CN की पीक इसमें एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ये ऐसे, अगर नहीं कर रही तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है। ठीक है, तो कह रहा है डिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ द कंपाउंड, गिव 2 रीजन फॉर योर आंसर, इन योर आंसर आइडेंटिफाई एनी रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन अबव 1500। देखो बिलो 1500 जो हमारे पास वो होती है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से होती है, तो वो हम उसको तो देखते ही नहीं है, अबव 1500 ही देखते हैं हमेशा। तो इसके लिए डाटा बुकलेट, अब डाटा बुकलेट जो है उसका जो टेबल है IR का वो आपको क्वेश्चन के साथ मिलेगा। यहाँ पे अभी फिलहाल डाटा बुकलेट खोलनी पड़ेगी। देखो इसमें ये जो पीक आ रही है ना, ये तो OH की है, इसका जो ट्रफ देख के मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, ये वाली जो पीक आ रही है ना 2200 पे, ये पीक जरा देखते हैं कि ये किस चीज की वजह से। 2200 वाली रेंज पे जो पीक आ रही है ना, वो सीधी सीधी साफ साफ दिख रही है कि नाइट्राइल की वजह से आ रही है। मतलब ये बिल्कुल साफ क्लियर कट आपको पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वो कह रहा है कि 2 रीजन बता। अब और क्या है इसमें, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि भाई नाइट्राइल की वजह से पीक आ गई, एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारे पास OH आ रहा है। अच्छा ये मैंने गलत भी तो बनाया है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड है ना, तो ब्यूटानोइक एसिड है, COOH भी तो आएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक, अब देखो कार्बोक्सिलिक की जो OH की पीक होती है यहाँ पे जो आ रही है, ये आ रही है इस पॉइंट पे, जो कि 3100, 200, 300, 400, 3400 पे। अगर कार्बोक्सिलिक की वजह से पीक आ रही होती तो वो आती 2500 से 3000 के बीच में, हमारी आ रही है 3400 पे। जो OH की पीक आ रही है वो 30, OH की पीक आ रही है 3400 पे, मतलब 3000 से ऊपर है। तो 3000 से ऊपर तो अल्कोहल की होती है ना, कार्बोक्सिलिक की तो 3000 के अंदर अंदर होती है। तो देयर इज नो पीक इन बिटवीन 2500 to 3000 which proves के there is no OH from the carboxylic acid, or another nitrile peak is present at the absorption of 2200 to 2500। इसको देखो लिखेंगे कैसे, हमारे पास एक ऑब्जर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन या वेव नंबर कह सकते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन है एट वेव नंबर ऑफ 2200, कितनी दी है 2200 से 2250, which shows presence of nitrile carbon nitrogen triple bond, and दूसरी बात हमारे पास एब्जॉर्प्शन, केवल हम ये लिख सकते हैं नो एब्जॉर्प्शन इन बिटवीन, कार्बोक्सिलिक की क्या एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए थी 2500 से 3000, नो एब्जॉर्प्शन इन बिटवीन 2500 to 3000 per centimeter, which shows no carboxylic या no carbon oxygen double bond, sorry, no OH bond of carboxylic is present। कार्बोक्सिलिक की पीक आ नहीं रही है, कार्बोक्सिलिक के OH की पीक आ नहीं रही है, और नाइट्राइल की पीक आ रही है, तो ये क्या कह रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये S है, क्योंकि S में कोई कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है और नाइट्राइल है। क्लियर है। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की भी जो पीक होती है ना, कार्बोक्सिलिक में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की भी पीक होती है जो कि 1640 से, अगर हम कार्बोक्सिलिक की बात करें तो 1680 से 1730 के बीच में होती है। तो इसमें कोई 1680 से 1730 के बीच में कोई पीक ही नहीं है,
मतलब यहाँ से 1600 से 1700 देखे तो यहाँ तो कोई पीक ही नहीं है इस रीजन में। अगर कार्बोक्सिलिक होता तो कार्बोक्सिलिक की वजह से कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की यहाँ पे पीक आ रही होती, कोई पीक ही नहीं है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक है ही नहीं, तो इट इज नॉट 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, या आई स्पेक्ट्रम 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का नहीं है। क्लियर है? चले आगे। तुम लोग सब सो रहे हो, सुन रहे हो क्या? सवाल वाल नहीं है? जी सर ठीक। जी सर जिंदाबाद। अच्छा, iodine is used in many inorganic and organic reactions. State and explain the trend in volatility of halogen from chlorine to iodine. ठीक है, अब देखो भाई पूरा पेपर याला तो खैर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पे घुमा दिया इसने। अब शुक्र हमने ना रिवाइज किया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आज, तो थोड़ा सा एक बार सोने से अभी सो जाओ, सुबह उठ के जो है वो एक बार ना इनऑर्गेनिक के हैंडआउट्स और ऑर्गेनिक के हैंडआउट्स को गो थ्रू करके चले जाएगा। पेपर एएम में है पीएम में? एएम सर। सर पीएम। पीएम कहाँ से आ गया? एएम है तो भाई चेक कर लो यार, ऐसा नहीं करो। ये सर। मैं एएम है। 9 क्या हो बजे। गया भाई? मेरा दिल सर हलक में धड़कना शुरू हो गया कि पीएम कब हो गया। एएम ही है ना, पता चला वो एएम है कहीं सर। पीएम नहीं वाले नहीं सर एएम है, तो फिर एएम ना है, रह जाओ, एएम में पेपर हो जाए। एएम है सर, एएम है। ओके, तो सुबह जल्दी उठ के एक बार रिकॉल कर लेना। स्टेट एक्सप्लेन द ट्रेंड इन वॉलेटिलिटी ऑफ द हैलोजन फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। तो क्लोरीन टू आयोडीन हमारे पास पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो वॉलेटिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो वॉलेटाइल पता है ना, इजीली जो इवेपोरेट हो जाए, तो वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। और रीजन क्या है इसका? एज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपकी जो टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं या जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो वी कैन से एज टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस becomes more stronger due to increase, become stronger between the molecules, जरूर लिखना भाई, become stronger between the molecules as क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ये आज हमने डिटेल में पढ़ा है, तभी पढ़ा है आज इसमें तकरीबन। Explained by hydrogen iodide is least thermally stable of HCl, hydrogen bromide and hydrogen iodide. Least thermally stable मतलब कम हीट पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो कम होती है। रीजन नहीं मांगा, एक मार्क पूछा है। एस बॉन्ड एंथैल्पी of hydrogen iodide is low। ठीक है, रीजन क्या है इसका? बिकॉज longer the bond weaker the bond ना, longer the bond, ये पूछा नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, longer the bond weaker the bond, क्योंकि because iodine has a higher larger atomic radius। The table shows electronegativity values for hydrogen, fluorine, and iodine. Explain in terms of intermolecular forces why hydrogen iodide has a lower boiling point than hydrogen fluoride। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन आयोडाइड के पास वैन डर वाल्स फोर्सेस या टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस तो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन है, आयोडीन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो अगर हम टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की बात करें तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन आयोडाइड का हायर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन लोअर क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो है वो
हायर बॉइलिंग पॉइंट। देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जो ये शो करता है कि फ्लोरीन पे जो डायपोल्स आएंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, जिसकी वजह से परमानेंट डायपोल फोर्सेस भी हाइड्रोजन फ्लोराइड में ज्यादा होंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज स्ट्रॉन्गर। अरे ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है बनिस्बत वही तो, आयोडीन के। उसी को तो यूज करके लिखना है ना, तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है। स्ट्रॉन्गर परमानेंट डायपोल्स ड्यू टू ग्रेटर electronegativity of fluorine atom, which results in hydrogen bonding as well। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड हैज ओनली टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते थे कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? लिख सकते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन की सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करनी होती है ना। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा दिया हुआ है, तो उसको ही तो आंसर में इनकॉर्पोरेट करना है ना। सही। Sir, जी sir, can we include कि HF is polar? सॉरी, Sir, can we also include this in the answer that HF is polar? HF is smaller, नहीं उसका Polar, इंटरमॉलिक्यूलर polar. polar, yes, hydrogen iodide is in fact a polar molecule na, so but it has a higher, yeah, we can say it is a stronger permanent dipoles, either you can say it is a more polar or stronger permanent dipoles, या तो इस तरह से बात करो। ठीक है, तो ये आखिर में जो मैंने लिखा है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड में दे हैव टेम्परेट डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस व्हिच आर वीकर, तो ये वीकर लिखने का भी एक मार्क है, व्हिच आर वीक या वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये नहीं लिखोगे ना तो एक मार्क नहीं मिलेगा। तो कह रहा है आयोडीन रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सेम वे एज दैट ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन का रिएक्शन याद है ना, ये वाला था, क्लोरीन जब हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaCl बन रहा था, और साथ में NaClO3 बन रहा है और वाटर बन रहा है। इसको इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने कहा था याद कर लो। मैंने ये भी कहा था साथ में कि आयोडीन के साथ सेम रिएक्शन है, जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ आयोडीन आ जाएगा। मैंने कहा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद कर लो, वहाँ बैठ के बैलेंसिंग करोगे तो मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये इसकी बैलेंसिंग थी, 3 मोल ऑफ क्लोरीन, 6 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 4 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 3 मोल ऑफ वाटर। जहाँ जहाँ क्लोरीन है वहाँ आयोडीन लगा दो बस। अब ये अगर याद होगी तो तुम कर सकोगे, वरना तो तुम इक्वेशन के अगर तुम्हें प्रोडक्ट नहीं याद तो तुम नहीं बना सकते हो, और इनफैक्ट प्रोडक्ट याद भी है तो बैलेंसिंग अगर नहीं कर पा रहे हो वहां पे बैठ के और याद नहीं है बैलेंसिंग तो चला जाएगा एक मार्क। ठीक है, बैलेंसिंग शायद आप ट्रायल एंड एरर से कर जाओ वहां पे, लेकिन इसके लिए इतना ज्यादा टाइम किल मत कर देना, क्योंकि ये आखिर में क्वेश्चन, तो फिर भी तुम्हारे पास आइडिया तो तुम्हें हो रहा होगा कि टाइम बचा नहीं है तो तुम आगे बढ़ ही जाओगे छोड़ के उसको। मोइज आपका पेपर 5 PM PST है? जी सर। सीरियसली? अच्छा, तुम्हारा वेरिएंट डिफरेंट है ना, लेकिन तुम्हारा वेरिएंट कौन सा आता है? वेरिएंट 2-1। वेरिएंट 2-1 आता है। बहरहाल ग्रुप पे जो है ना इन लोगों से पूछ लेना क्या क्या है, अक्सर जो होता है वो वेरिएंट में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो अगर इनका पेपर ऐसा आता है कि ये ट्रेंड शिफ्ट कर देता है पेपर में, जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो देगा कि इनऑर्गेनिक के जो है वो 2 क्वेश्चन के बजाय 1 क्वेश्चन देता है, फिजिकल के 2 क्वेश्चन डाल देता है। तो ये लोग जब AM में आ जाएंगे ना 12-1 बजे तक, फिर से पूछ लेना, अगर ये फिजिकल के क्वेश्चन बढ़ा देता है और इनऑर्गेनिक के कट डाउन कर देता है तो आप फिजिकल जरा अच्छे से रिवाइज करके चले जाना। ठीक है भाई, बता सही देना इसको ग्रुप पे आके। जो भी यहाँ पे और कौन है, जवेरिया नहीं है? आगे कह रहा है आयोडो एल्केन कंटेन्स कार्बन आयोडीन बॉन्ड्स। अच्छा भाई,
द सिंपलेस्ट आयोडोएल्केन इज CH3I, ये हमें पता है ट्राइआयोडोमीथेन की बात कर रहा है। CH3I can be made from methanol. Identify a region that can convert CH3OH to CH3I. तो ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट हुआ है ना, ये अल्कोहल है जिसके साथ जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है। हमने ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट देखा था कि वो आपके उस प्राइमरी अल्कोहल के साथ होता है, मतलब ऐसा अल्कोहल जिसके साथ CH3 लगा हुआ, अगर जिसके साथ तो हाइड्रोजन भी, तीनों हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं ना, तो उसके साथ भी ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट पॉजिटिव आता है। आई थिंक ये बात हम करना भूल गए थे। एल्डिहाइड के साथ आएगा जिसके साथ CH3 लगा हुआ है, कीटोन के साथ आएगा जिसके साथ CH3 लगा हुआ है, और अल्कोहल के साथ आएगा जिस कार्बन पे OH है उसके साथ CH3 लगा हुआ है। इसी तरह जो मिथेनॉल होता है ना, उसके साथ भी ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या है, रीजन दैट कैन तो कन्वर्ट कार्बन के CH3 साथ तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सिर्फ CH3 तो लगा हुआ नहीं है। हाँ, उसके साथ भी पॉजिटिव होता है। मैं ये तो कह रहा हूँ, ये हम भूल गए ये थे बात करना, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल कह लो उसको, लेकिन इसके साथ भी पॉजिटिव होता है। जैसे वो मिथेनोइक एसिड नहीं ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर, इथेन डायोइक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसके साथ भी पॉजिटिव आता है। तो इसमें आप क्या यूज करोगे भाई, आयोडीन यूज करोगे ना, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। जो ट्राइआयोडोमीथेन का टेस्ट है, 1,2-diiodoethane can be made by bubbling ethene into liquid iodine. Fully name the type of mechanism shown in this reaction. 1,2-diiodoethane can be made by bubbling ethene into iodine. ethene और iodine का जो रिएक्शन होगा, ethene एल्कीन है और आयोडीन हेलोजन है, जैसे ब्रोमिनेशन होता है वैसे आयोडीनेशन हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड में आयोडीन ऐड हो रहा है। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या कहते हो, एल्कीन्स के साथ जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सही है। फिर कह रहे हैं J reacts with sodium hydroxide forming a different product depending on the condition used. Name J. तो J का अगर आपने नाम देना है तो पहले इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी ना। दिस इज 1 2 3 4। सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है CH3, ठीक है, और फिर आयोडीन है। तो हम लोग हेलोजन को पहले नाम देते हैं, हेलोजन है आयोडीन, तो दिस इज 2 आयोडीन को हम कहते हैं आयोडो, और डैश 2 मिथाइल, और जो स्टेट चेन है उसमें कितने कार्बन है, 4 है, तो ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है। J reacts with sodium hydroxide to form K, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव आयन निकल के आयोडीन को हटाएगा। अब ये बता दो ये SN1 होगा या SN2 होगा। अभी J जो है वो कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये वाला है, इसका आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो जो अल्फा कार्बन है उसके साथ 3 एल्काइल लगे हुए हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। फुली नेम द मैकेनिज्म of reaction of J with sodium hydroxide. So this is SN1 reaction mechanism, nucleophilic substitution 1. ठीक है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलेगा? हाँ चल जाएगा। सही। चलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन चल जाएगा। फुली नेम तो बोला हुआ है उसने, कुछ बच्चे सब्स्टिट्यूशन भी लिख देते हैं ना सिर्फ। J reacts with sodium hydroxide dissolved in ethanol to form a mixture of two alkenes L and M. इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा भाई, एलिमिनेशन। 6 बार पूछ चुके हो। 6 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, एल्कीन बनेगा। लेकिन यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है तो उसकी एलिमिनेशन करवाने के लिए डिहाइड्रेशन भी एलिमिनेशन रिएक्शन है। के लिए पेज ऊपर करिएगा। बस ठीक है, ओके सर। चलें आगे। जी सर। अच्छा जी, बस चले सर, आगे चलें। अब दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, देखो जिस कार्बन पे हेलोजन है उस कार्बन पे आयोडीन, और दूसरे बराबर वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा। तो वहां पर दो कार्बन है, 1 एक 2, 1 और 2 के बीच में भी डबल बॉन्ड बन सकता है, 2 1 और 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड बन सकता है। तो जो दूसरा प्रोडक्ट होगा उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इन बॉक्स प्रोवाइडेड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ M
explained by L does not show the geometrical या cis trans isomerism. तो L में जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो जो पहला डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ना, उसके साथ देखो दोनों CH3 लगे हुए हैं, तो there are no different atoms or group of atoms attached to one double bonded carbon atom. ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि in L one double bonded carbon atom have same group of atoms attached, that is 2 methyl. 2 मिथाइल अटैच्ड है ना इसके साथ, दोनों डिफरेंट हो रहे थे तो इसे ट्रांस करता। दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो डिफरेंट है ना, एक CH3 और एक हाइड्रोजन होगा, दैट्स व्हाई L कैन नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एक मार्क का है तो तुम ये लिख सकते हो कि वन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज 2 सेम ग्रुप्स अटैच्ड टू इट या 2 सेम मिथाइल अटैच्ड टू इट। फिर कह रहा है L reacts with hot concentrated KMnO4 to form propanone and other organic product। ठीक है, प्रोपेनोन कीटोन है और L जो है उसको हमने हॉट KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया है, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। L में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके साथ ये अल्कोहल नहीं ऑक्सीडाइज हुआ है, रप्चरिंग ऑफ डबल बॉन्ड हुई है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड रप्चर होगा तो ये जो ये वाला पार्ट है जिसके साथ मतलब तो ये वाला जो पार्ट है ना जो मैं रेड में सर्किल कर रहा हूँ, तो ये आपका कीटोन बनाएगा जबकि प्रोपेनोन है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा 2 कार्बन वाला है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। जैसे CH3COOH। समझ आती है बात? जी सर। आगे कह रहा है प्रोपेनोन रिएक्ट्स विद एक्सेस एल्कलाइन एक्वस आयोडीन। दोबारा ट्राइडोमीथेन पे आ गया है। ठीक है, कंप्लीट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो अब देखो प्रोपेनोन जो है उसके साथ कीटोन के साथ CH3 लगा हुआ है ना, तो ट्राइडोमीथेन तो बनेगा, तो एक प्रोडक्ट तो ट्राइडोमीथेन है, ये मुझे पता है। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग करनी है, बाकी प्रोडक्ट तो सारे दिए हुए हैं, बाकी तो सिर्फ तुम्हें बैलेंस करना है इक्वेशन को। अब आयोडीन राइट हैंड साइड पे आपने अब बैलेंस करना पड़ेगा यार, बैलेंसिंग CH3COO, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन हटे। अब देखो बैलेंसिंग पे अब तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर है, टाइम है तो करना, नहीं है तो छोड़ देना। अब इसकी बैलेंसिंग सोचनी पड़ेगी। आगे वाला पार्ट देख लेते हैं। स्टेट 1 ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी मेड इन द रिएक्शन इन C4। ऑब्जर्वेशन तुम्हें पता है जब ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट होता है तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि कीटोन के साथ CH3 लगा हुआ है अल्फा कार्बन के साथ, तो येलो PPT बनेगा। खत्म पेपर, तो जल्दी खत्म हो गया। अच्छा बैलेंसिंग कर लो भाई। 31 पे तो ये समझ नहीं आया इस पे, हाँ मुश्किल तो है पेपर। चलो 15-20 का समझ आता है, तो 31 तो अच्छे खासे मार्क्स लूज हुए हैं इस पे। तो खौफनाक पेपर था सर ये तो। यार इतना खौफनाक नहीं था, 1-2 मार्क्स बचे, लेकिन आखिर में ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो आसान था। इनऑर्गेनिक वाला पार्ट भी अच्छा खासा थ्योरेटिकल था। लूज हो जाए बच्चे के पास कहाँ से बचेगा सब करने का। नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, आखिरी वक्त तक जो है ना आप क्वेश्चन के साथ लड़ो। अब ये जो अगर आपके पास आखिर में 4 मिनट भी रहते हैं तो ये इक्वेशन तुमने बैलेंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। अब जैसे ही CHI3 बना है तो आयोडीन यहाँ पे 3, अब यहाँ पे भी आयोडीन है तो आयोडाइड है, यहाँ पे भी है। अब इसको हम राइट पे 3 है, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो तुम्हारा वाटर है H2O। अच्छा यहाँ से CH3 निकल गया, एक कार्बन यहाँ से निकला है तो एक कार्बन वहां चला भी गया। अगर इसको हम फिक्स कर दें, इसके साथ तो कोई लिखना ही नहीं है, मतलब 1 मोल ही रखना है ना इसको। तो इसके साथ 1 रखना है तो फिर तुम्हें यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, वरना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, एक ऑक्सीजन OH में चला गया है,
आयोडीन, आयोडाइड आयन जो है वो यहाँ 3 लगा हुआ है, CHI3। इसके साथ अगर इसने ब्लैंक भी नहीं दिया है, मतलब इसका भी 1 मोल रखना है, ठीक है। और फिर ये 3 ये हो जाएंगे, तो फिर वहां पे इसको भी मैं 3 बनाऊं तो फिर ये 3 to the 6, ताकि OH और H2O को और देख लो, बस ये तो अब हो जाएगा ना। राइट हैंड साइड पे का हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके क्या कहते हैं हाइड्रोजन हो गए हैं वो 3 + 3 6, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं हाइड्रोजन 1 2 3। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 to the 6 7 8 9 10। और लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 3 6, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन देख लो बैलेंस हुए हैं या नहीं हुए। सही है, चलो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, सोने की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।